बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरान इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ के यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और यूनिट नंबर 6 की ये आखिरी एक्सरसाइज होती है जो रिव्यू एक्सरसाइज है। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से इसका आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरे शौक लगन और दिलचस्पी से सीखेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में शानदार कामयाबी नसीब फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करने लगे हैं। मैच द टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक विद डिजिटल क्लॉक इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये नीचे तस्वीरें दी हुई हैं। इन तस्वीरों में ये 4 क्लॉक बने हुए हैं। तो 4 क्लॉक्स हैं ये 1, 2, 3 और ये क्लॉक नंबर ये है 4 क्लॉक। ये 4 क्लॉक्स हैं। ये जिनके जिस क्लॉक में सुइयाँ होती हैं मिनट हैंड या मिनट हैंड और जो है वो मिनट हैंड बड़ी सुई होती है और आवर हैंड जो छोटी सुई होती है। जिसमें मिनट हैंड और आवर हैंड दिया हो, सुइयों वाली क्लॉक हो उसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। एनालॉग क्लॉक। और जिसमें सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स, सुइयाँ नहीं होती, ऐसे क्लॉक हम कह देते हैं कि वो डिजिटल क्लॉक है। तो ये जो चारों घड़ियाँ हैं सुइयों वाली ये एनालॉग क्लॉक हैं और ये चारों नंबर वाली जो घड़ियाँ हैं, क्लॉक्स हैं, इनको डिजिटल क्लॉक कहते हैं। तो इनके टाइम को हमने मिलाना है। जो इस घड़ी के ऊपर, इस सुइयों वाली घड़ी के ऊपर टाइम देखें क्या हुआ है, इस टाइम को जो टाइम आपको पता लगे जैसे ये 2 बज गए हैं, घंटों वाली सुई पे 2 बज के ये यहाँ पे सुई 3 के ऊपर आई हुई है, बड़ी सुई मिनटों वाली। और आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है, ये नंबर जो यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर जो मिनट की तादाद होती है वो 5 होती है क्योंकि 12 के बाद जो छोटे-छोटे ये यहाँ पे निशान हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 मिनट को ज़ाहिर करती है। तो अगर 2 पे आ जाएँ तो यहाँ पे 10 मिनट्स हो जाते हैं, 3 पे अगर मिनटों वाली सुई हो तो 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट्स। तो देखें ये बड़ी सुई जो है वो है मिनट के ऊपर, वो 3 के ऊपर है तो वहाँ पे मिनट होंगे 15 मिनट होंगे। 2 बज के 15 मिनट हुए हैं। तो हम इस क्लॉक के अंदर देखेंगे यहाँ पे किस क्लॉक के ऊपर 2 बज के 15 मिनट है। तो ये देखें को लास्ट वाली क्लॉक है जिसके ऊपर 2 बज के 15 मिनट हुए हैं। तो हम इस क्लॉक को इस क्लॉक के साथ मैच कर देंगे, लेकिन हमें पहले ये क्लियर करना है कि ये क्लॉक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लॉक जो बुक के अंदर आंसर है उसके मुताबिक हम क्लॉक के नाम लिख लें, उसके बाद मैच करते हैं। तो फर्स्ट क्लॉक के ऊपर जो टाइमिंग है वो 2 बज के 15 मिनट होते हैं। अगर हम टाइमिंग को भी लिख लें तो हमारे पास जो टाइमिंग आती है 2 बज के 15 मिनट। तो हम इस क्लॉक को मिलाएँगे जो है वो 2 बज के 15 मिनट के साथ, तो ये इस क्लॉक से मिलेगा। हम इसको स्केल से भी मिला सकते हैं, हाथ से भी मिला सकते हैं। तो इसको मैच कर दिया। तो फर्स्ट क्लॉक का टाइम जो है वो इस डिजिटल क्लॉक के लास्ट वाले क्लॉक से मिलता है। तो क्लॉक्स के हमने नाम लिखे, ये फर्स्ट क्लॉक है, ये सेकंड क्लॉक है, ये थर्ड क्लॉक है और आखिरी जो घड़ी है वो है फोर्थ क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक का जो टाइम है 2 बज के 15 मिनट हमने इसके साथ मैच कर दिया। फिर सेकंड क्लॉक का टाइम है, अब देख लें 8 बजे के करीब है ये घड़ी की सुई, लेकिन 8 बजे के ऊपर नहीं, सामने नहीं बिल्कुल आई, थोड़ी-सी पीछे है। तो इसलिए 7 बजे का टाइम हम बताएँगे, लेकिन मिनट का टाइम हम बताएँगे, वो 11 के ऊपर मिनट वाली सुई है। तो हमें पता है कि 1 के ऊपर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 11 को 5 से, तो 55 मिनट बनते हैं। तो 7 बज के 55 मिनट यानी 7 ओ क्लॉक 55 मिनट। और आपको वैसे भी ये क्लॉक में से आप समझ चुके हैं 1 1 अगर जहाँ पे होगा, वहाँ पे मिनट 5 होते हैं, 2 के ऊपर मिनट 10 होते हैं, 3 के ऊपर 15 होते हैं मिनट, 4 के ऊपर जो है वो 20 मिनट होते हैं, 5 के ऊपर 25 होते हैं, 6 के ऊपर होते हैं 30, 7 के ऊपर 35 मिनट होते हैं, 8 के ऊपर 40 मिनट्स होते हैं, 9 पे 45 मिनट होते हैं, 10 पे 50 मिनट्स होते हैं और 11 पे 55 होते हैं। तो इस तरह से इस क्लॉक का जो टाइम है वो 7 बज के 55 यानी 7 ओ क्लॉक 55 मिनट्स है। हम इसको मैच करेंगे, टाइम देख लें 7:55 किस क्लॉक का है। तो ये डिजिटल क्लॉक में यहाँ पे इसके सामने टाइम दिया हुआ है, आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्लॉक है, ये क्लॉक थर्ड क्लॉक। तो सेकंड क्लॉक का टाइम हमने जो मैच कर दिया। थर्ड क्लॉक में है 4 बज के, यहाँ पे देखें सुई जो है वो 5 6 से 1 मिनट पीछे है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 मिनट यहाँ पे होता है टाइम, यहाँ पे 2 के साथ 10 मिनट, 3 पे 15, 4 पे 20 मिनट होता है, 5 के ऊपर 25 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे 25 से आगे एक-एक करके गिनना है। 25 से आगे 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पे जो टाइम होगा यानी
टाइम होगा 26 या 26, 27, 28, 29। तो ये जो टाइम है यहाँ पे ये 29 मिनट का आता है। तो 29 को आपने देखा कि इसका फिर टाइम होगा 4:29, 4:29। तो हमें इसको मैच करना है, ये ऊपर वाला टाइम जो है वो क्लॉक के ऊपर दिया हुआ है, इसको इस क्लॉक से मैच कर दें। और फिर लास्ट जो क्लॉक है, फोर्थ क्लॉक, इसका टाइम देख लें कि 11 बजे के ऊपर इसका वो घंटों का टाइम है। तो 11 बज के इसके ऊपर टाइम जो हुआ है वो देख लें, ये यहाँ पे 5 मिनट है, फिर 2 पे जाके 10 मिनट हो जाएंगे, 3 पे 15 मिनट होते हैं, 4 पे आके तो 20 मिनट होते हैं, लेकिन 4 से आगे आई है 1 मिनट। तो ये 21 मिनट के ऊपर जो है वो सुई मौजूद है मिनटों वाली। तो 11:21 हुए हैं, 11 o'clock 21 minutes। तो हम इसमें से ये एनालॉग क्लॉक का टाइम 11:21 है। तो इसका ऊपर टाइम जो डिजिटल क्लॉक में दिया ये गया 11:21। हम इसके साथ इसे मैच कर देंगे और ये लास्ट क्लॉक है जिसको हमने मैच करना है। तो हम इस टाइम को मैच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो टाइमिंग है ये 4 क्लॉक से हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहमद स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स, English for 2 hours and Islamiyat for 1 hour. How much time in a day does Ahmad spend studying these subjects? देखिए जी, अहमद 3 घंटे के लिए वो मैथ का मुतालिया करता है, को पढ़ता है, और इंग्लिश को पढ़ता है वो 2 घंटे, और 1 घंटा वो इस्लामियत पढ़ता है, इस्लामियत का मुतालिया करता है। तो कहता है बताएं वो कितना टाइम जो है वो एक दिन का कितना टाइम है जो अहमद इन मज़ामीन को स्टडी पढ़ने में जो है वो सर्फ करता है, इसके ऊपर गुजारता है। तो एक दिन में अहमद कितना टाइम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में गुजारता है। तो हम देखते हैं कि उसने स्टडी जो की है वो कितने घंटे की है। तो हम देखें कि पहले उसने 3 आवर्स किया है। तो 3 आवर्स हम जो है इसका टाइम लिखते हैं। फिर उसके बाद 3 आवर्स के बाद वो 2 आवर्स इंग्लिश पढ़ता है। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो खुद स्टडी करता है। उसको 1 आवर इस्लामियात के लिए वो स्टडी करता है, और वो बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो खुद स्टडी करते हैं और वालिदैन को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस टाइम को सारे को प्लस कर लेंगे, क्योंकि तीन तीन टाइम्स, 3 आवर्स पहले है, फिर 2 आवर्स है, फिर 1 आवर्स है। तो तीनों टाइम्स को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम देखेंगे इसका क्या आंसर बनता है। तो 3 में 2 प्लस करें 5 है, 5 में 1 प्लस करें तो 6। इन तीनों नंबर्स को हमने एक ही दफा प्लस कर लिया। तो 6 आवर्स है, 6 आवर्स वो एक दिन में स्टडी करता है 3 सब्जेक्ट्स को। ये 6 आवर्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीचे कहते हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इसके आंसर्स देने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने गौर से देखना है। वो कैसे कि इसमें इन ये 4 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हैं। पांचों में मई महीना जो है, मई का महीना है, उर्दू में मई कहते हैं, इंग्लिश में मई कहते हैं। तो मई के जो मंथ है, मई का जो महीना है उसको थोड़ा बड़ा करके उन्होंने, यानी बुक में इसको जो है ना वो इस महीने को बड़ा करके नंबर्स को दिखाया गया है। बाकी महीनों के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे मंथ ऐसे हैं जिनको छोटे-छोटे जो है वो नंबर्स में ज़ाहिर किया गया है। लेकिन मई का जो मंथ है जिसके बारे में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको ज़रा जो है थोड़ा बड़ा करके इसको महीने को दिखाया गया, नंबर थोड़े से बड़े करके दिखाए गए हैं। तो हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। तो व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मई। कहता है मई का जो पहला मंडे है उस दिन कौन सी डेट है। तो हम पहले मई का महीना देखते हैं, उसमें फिर मंडे देखते हैं कि फर्स्ट मंडे कौन सा है। ये मई है और ये मंडे का जो हमने हेड कॉलम देखना है ये है मंडे। ये मई मंथ है और मंडे इसका ये वाला जो MON, पहले 3 स्पेलिंग जो हर दिन के नाम के दिए हुए हैं। तो ये मंडे है। इस मंडे का जो फर्स्ट जो है वो हमने देखना है कि फर्स्ट मंडे मई का कौन सा है। तो फर्स्ट मंडे जो है वो ये आता है 3। तो 3 के बाद 10 है, फिर 17 है, फिर 24, 24 4 के बाद फिर आगे जो मंथ है वो मंडे है। वो आगे जाने के बजाय ये ऊपर डेट जो है वो ऊपर 31 आ गई। आपने 31 को आखिरी मंडे समझना है।
मई का आखिरी मंडे 31 को है, तो 3 को फर्स्ट मंडे है। तो जब हमने इसका आंसर लिखना है, व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मई, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मई, तो मई का जो पहले सोमवार है, पहले मंडे है, उस दिन डेट क्या है? तो पहले मंडे जो है वो 3 डेट है, हम इसको 3rd मई कहेंगे। जब हम डेट लिखते हैं, तो डेट को हमने लिखना है 3 लिख के उसके बाद आरडी साथ लिखना है 3rd मई और साथ महीने का नाम लिखेंगे। ये आंसर है। तो मई का जो फर्स्ट मंडे है उस दिन डेट होगी 3rd मई। आगे दूसरा पार्ट, व्हाट इज द डेट ऑन द मई 15th? कहता है अगर मई की 15 तारीख होगी तो उस दिन उस वक्त वो 15 तारीख को दिन कौन सा है? तो मई का मंथ ये हमने 15 तारीख को देखना है, ये 15 डेट है। 15 डेट है, हम इसका देखेंगे डे कौन सा है। तो 15 को 15 मई की जो 15 डेट है, हम इसका डे देखेंगे यानी दिन कौन सा है। तो दिन आप देख लें एसएटी, एसएटी से बनता है सैटरडे। तो हम इसका आंसर जो है वो सैटरडे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एसएटी के कम स्पेलिंग लिखे हुए हैं 3, यहाँ पे हमने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। वो सैटरडे के स्पेलिंग हमने पूरे लिखने हैं, यानी एसएटी पहले 3 स्पेलिंग जो बुक में दिए हुए थे, आगे यूआर सैचर, आगे डीएवाई डे भी लिखना है। तो ये सैटरडे इसका आंसर मुकम्मल होता है। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट है, व्हाट इज द डेट ऑन द सेकंड फ्राइडे ऑफ मई? कि मई का जो दूसरा जुमा है उस दिन क्या डेट है? तो मई का जो दूसरा फ्राइडे है, तो फ्राइडे आप देख लें, ये वाला फ्राइडे कॉलम है। तो फ्राइडे के अंदर पहला जो फ्राइडे की जो डेट है वो 7 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ सेकंड फ्राइडे ऑफ मई, तो दूसरा फ्राइडे 14 को है। तो 14th मई को इसका दूसरा जब वो आएगा, इसका दूसरा फ्राइडे आएगा, तो हम लिख देंगे 14th और इसके साथ लिख देंगे मई। ये इसका आंसर है 14th मई, तीसरे पार्ट का। आगे फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द डेट ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ मई? अब फिर मई के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि मई में जो थर्ड सैटरडे है उस दिन कौन सी डेट होगी। यहाँ पे भी डेट ही पूछी है कि थर्ड सैटरडे मई का उस दिन डेट क्या है। ये मई है, इसका सैटरडे वाला कॉलम ये चेक कर लें, सैटरडे में थर्ड सैटरडे कहाँ पे आता है? ये पहला सैटरडे है, ये दूसरा सैटरडे है और ये तीसरा सैटरडे 15 को आता है। तो हम कहेंगे जो 15th मई इसका आंसर है। इसका आंसर लिखेंगे कि डेट लिखेंगे 15th मई। 15th मई को इसका तीसरा सैटरडे आता है। आगे पांचवा पार्ट है, व्हाट इज द डे ऑन मई 31st? मई की 31 तारीख को कौन सा दिन है? तो हमने देखा कि 31 तारीख को हमने पहले देखा कि 31 ये तारीख है, उस कौन सा दिन होगा 31 तारीख को? तो वो हम देखें MON लिखा हुआ है, यानी ये पहले 3 स्पेलिंग है, हमने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं MON, उसके बाद फिर डे भी लिखना है, मंडे। इस तरह ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार टुक 5 आवर्स टू रीच लाहौर फ्रॉम रावलपिंडी एंड 6 आवर्स फ्रॉम लाहौर टू रीच मुल्तान। हाउ मच टाइम डिड द कार टेक टू रीच मुल्तान फ्रॉम रावलपिंडी? कि एक कार है, वो कार जब वो रावलपिंडी से चलती है और लाहौर पहुंचती है 5 घंटों में। यानी एक कार रावलपिंडी से चलना शुरू करती है और लाहौर पहुंचती है 5 घंटों में, और फिर 6 घंटे लगाती है लाहौर से और वो मुल्तान पहुंच जाती है। तो रावलपिंडी से पहले वो लाहौर आती है, लाहौर से फिर वो मुल्तान पहुंच जाती है। तो रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए 5 घंटे टाइम उसको लगता है। और जबकि वो लाहौर से मुल्तान जाती है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। हमने ये बताना है कि जो कार है वो मुल्तान से रावलपिंडी तक पहुंचने में जब वो हाउ मच टाइम डिड द कार टेक टू रीच मुल्तान, हाँ जी, कि कार ने मुल्तान पहुंचना है रावलपिंडी से। तो स्टार्ट भी देखें रावलपिंडी से इसने किया था और मुल्तान पे आके इसने अपना सफर का इख्तिताम किया। तो रावलपिंडी से मुल्तान तक पहुंचने में कितना वक्त जो लगता है? तो हमारे पास दो टाइमिंग है, 5 आवर्स हैं, यानी 5 घंटे हैं टाइम है। पहले उसने 5 घंटे का टाइम गुजारा, फिर दूसरा 6 आवर्स है, 6 घंटे का टाइम गाड़ी ने जो वो सफर किया, 6 आवर्स।
ये सफ़र करने के बाद जब वो गाड़ी पहुँचती है रावलपिंडी से मुल्तान, तो हम टाइम को प्लस करेंगे दोनों सफ़र को प्लस करेंगे टाइम को, तो 5 में 6 जमा करें, तो 5 और 6 प्लस करें तो 11 आता है। 11 के साथ हमने फिर हॉर्स लिखना है HOURS। तो 11 घंटे वो टाइम लेती है रावलपिंडी से मुल्तान पहुँचने में। अब इस क्वेश्चन जो है वो इस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? अ ट्रेन टुक 13 आवर्स फ्रॉम लाहौर टू रीच सक्खर। If the same train took 6 hours from Lahore to Multan, how much time did the train take to reach Sakhar from Multan? कि एक ट्रेन 13 घंटे लाहौर से चलती है और सखर पहुंचती है। यानी एक ट्रेन, ये जो ट्रेन आपको नजर आ रही है, ये 13 घंटों में ये लाहौर से अपना सफर का आगाज करती है और सखर पहुंचती है 13 घंटों में। अगर कहता है यही ट्रेन 6 घंटे सफर करे लाहौर से और मुल्तान पहुंच जाए, तो कितना टाइम जो वो ट्रेन लगाएगी सखर पहुंचने में मुल्तान से? कि मुल्तान से अब गाड़ी ने सखर पहुंचना है, तो ये कितना टाइम लगाएगी? तो हमने ये टाइम बताना है कि ये पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने दोनों सफर का टाइम प्लस किया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, मुल्तान से सखर वापस जाना है। तो हमने हमारे पास जो टाइम है 13 आवर जो बड़ा टाइम होता है, हम आमतौर पे पहले लिखते हैं उसको, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो, माइनस करने में आसानी हो। दूसरा टाइम 6 आवर्स है, वो 13 के नीचे लिखेंगे और 6 आवर्स को लिखने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो हम फाइंड करना चाहते हैं, कि मुल्तान से सखर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा। तो 13 है, 13 में से 6 माइनस करें तो 7 आता है। वैसे तो ये भी होता है 3 में से 6 माइनस नहीं होता, तो इधर 1 से कैरी ले लिया, तो 1 तो पहले ही 3 के साथ मौजूद है, तो 13 है। 13 में से 6 माइनस करें तो 7 आता है। तो 7 घंटे जो है वो गाड़ी जो है वो लगाएगी, 7 आवर्स ये इसका टाइम है। 7 आवर्स लगा के गाड़ी जो है मुल्तान से सखर पहुंच जाएगी। तो 7 आवर्स इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर टेम्परेचर यूजिंग सिंबल्स। ये जो सिंबल्स हैं, यहाँ पे ये जिसका मुंह इस तरफ से बांधा है इसको स्मॉलर कहते हैं, और जिसका मुंह खुला हुआ होता है इस तरफ से वो ग्रेटर होता है, यानी बड़ा। और ये जो साइन है जो जहाँ पे 2 डैश होती है इसे इक्वल कहते हैं। तो इसे हम स्मॉलर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। और ये जो साइन है जिसका मुंह खुला हुआ होता है इस तरफ से, इसे हम कह देते हैं ग्रेटर, या हम इसे कहते हैं बड़ा। और इसको हम कहते हैं इक्वल टू। ये आपको सिर्फ नाम जो है याद कराने के लिए लफ्ज़ लिखे हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे छोटा होगा, छोटी वैल्यू होगी पहले, तो हम उसको ये साइन लगाएंगे। जहाँ वैल्यू बड़ी होगी पहले वहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाएंगे। जहाँ पे इक्वल होगा तो वहाँ बराबर वैल्यू होगी वहाँ पे इक्वल लगाएंगे। पार्ट 1 पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जो उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर है, वो कहता है बताएं कि टेम्परेचर ऑफ आइस, बर्फ के टेम्परेचर से वो क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो उबलता हुआ पानी का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 0 से कम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर का ये साइन है, तो आपने ग्रेटर का साइन लगा देना है। फिर दूसरा पारा टेम्परेचर ऑफ कराची। फिर दूसरा इसके सामने दिया है टेम्परेचर ऑफ मरी। कराची का जो मौसम गर्म होता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर हम मरी, मरी में सारा साल तकरीबन सर्दी पड़ती है, तो मरी का टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो कराची का वो ज़्यादा है, तो बड़ा ग्रेटर का साइन आएगा, तो ये वाला साइन यहाँ भी दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ग्रेटर साइन आएगा। फिर आगे टेम्परेचर ऑफ आइस, बर्फ का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? आगे दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बिल्कुल सही है। बर्फ का टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होते हैं। आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज इफ वन सिटी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अदर सिटी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 25 डिग्री, 25 के साथ ये जो छोटा सा जीरो साइन है ये असल सी के साथ है। सी सेंटीग्रेड कहते हैं, सी को सेल्सियस भी कहते हैं, दो नाम है। और इसके साथ ये जो जीरो इसको डिग्री कहते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक शहर का टेम्परेचर है। दूसरे शहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हम इसी के नीचे लिखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से दोबारा देख लें। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के दरमियान जो टेम्परेचर का फर्क है वो क्या है। अगर एक शहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे शहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। तो 5 से 0 माइनस करें तो 5 आ जाता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इसके साथ फिर आपने ये यूनिट लिखना है टेम्परेचर का, ये इसके साथ लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फर्क है दोनों शहरों में। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, विच इज हॉटर। हॉटर का मतलब ज्यादा गर्म। ज्यादा गर्म कौन सा है, आ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है, और का मतलब या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये बताना है। हॉटर का मतलब होता है ज्यादा गर्म। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, या कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो बच्चों ये कितना आसान आंसर है, आपने फौरन पहले बता दिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। तो शाबाश, ये 100 जो है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर हॉटर होता है, ज्यादा गर्म होता है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द टेम्परेचर एट नून इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नून कहते हैं दोपहर को, जब दिन के 12 बज जाते हैं तो वह नून टाइम होता है, दिन के 12 बजे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है टेम्परेचर है, एंड इट ड्रॉप्स बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इवनिंग, और कहता है शाम के वक्त वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। व्हाट विल बी द इवनिंग टेम्परेचर, कहता बताएं फिर शाम को क्या टेम्परेचर होगा। तो देखें, देखें बेटा जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये है दोपहर के वक्त जब धूप होती है। फिर उसके बाद शाम को टेम्परेचर कम हो जाता है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका टेम्परेचर है वो लिख देते हैं, ये कम हो गया। जब कम होता है ना तो उसको हम माइनस कहते हैं। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास वो टेम्परेचर आ जाएगा जो हमने शाम का, इवनिंग का टेम्परेचर बताना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमने किया था, 25 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस किया तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आया था। तो इसका भी ऐसे ही है, 25 में से 10 माइनस कर दें, 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा। और इसके साथ 0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट आ जाएगा साथ। तो यही इसका आंसर है।